विश्व ग्लूकोमा दिवस 2022। ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है जो दृष्टि की हानि का कारण बनती है और बिना किसी चेतावनी के आती है, जिसमें कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं। ग्लूकोमा से पीड़ित अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। विश्व स्तर पर ग्लूकोमा अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है और यह अनुपचारित नेत्र रोग में से एक है। ग्लूकोमा और इसके खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह विश्व 2022 के मनाते हैं। हमारे साथ नागपुर नेत्रालय के मशहूर डॉक्टर प्रदीप शिंदे, जो कि नागपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ हैं, वे हमें इस खास दिवस पर ग्लूकोमा पर एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में ग्लूकोमा हम लोग बोलते हैं ग्लाकोमा। बेसिकली इसका कॉमन आदमी जो है ग्लूकोमा बोलता है, लेकिन ग्लाकोमा इसका एक मेडिकल टर्म है। तो ग्लाकोमा में होता कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक आई बॉल है जिससे हम देखते हैं यहाँ से कॉर्निया, इसका जो आगे की लेयर रहती है, ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। इसमें हड्डियों का कोई सपोर्ट नहीं है। तो हड्डियों का सपोर्ट जहाँ नहीं आता है तो क्या होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी जो रहती है उसको मेंटेन करने के लिए अंदर में कुछ तो रहेगा, जैसे बैलून रहता है, फुग्गा रहता है, तो उसकी वजह से हवा भरते हैं तो डिफ्लेट होता है। तो एयर, ये जो बॉल रहता है आई बॉल, इसको डिफ्लेट करने के लिए अंदर में कुछ लिक्विड्स रहते हैं, तो उसकी वजह से इसकी इंटीग्रिटी जो रहती है मेंटेन रहती है। तो इसमें 2 तरह के लिक्विड रहते हैं, एक विट्रियस ह्यूमर रहता है और एक अंदर जो रहता है एक्वस ह्यूमर रहता है। तो ग्लाकोमा जो है एक्वस जो ह्यूमर रहता है, सामने का जो तरल पदार्थ रहता है, तरल पदार्थ मतलब एक जो आंख में आंसू बनते हैं उस टाइप का उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, सोडियम क्लोराइड वगैरह सब रहता है। तो इसका कारण ये है कि वो क्यों है जरूरी एक्वस ह्यूमर। तो ये जो कार्निया रहता है, काला पोर्शन आपकी आंख में देखते हैं, और पीछे जो एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस रहता है, तो उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई से क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये एक्वस ह्यूमर दोनों को न्यूट्रिशन देता है, प्लस अंदर में जो वियर एंड टियर होता है उसको क्लीन करता है। तो क्या होता है, ये जैसे आप सिलियरी प्रोसेस देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं एनाटॉमी बताना चाहूंगा। ये सिलियरी प्रोसेस आप देख रहे हैं, तो यहां से एक्वस ह्यूमर बनता है। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके टेक्निक रहती है, तो एक पानी के लगभग रहता है हल्का सा, वो पीछे आता है और एक यहाँ रेटिकुलर मेशवर रहता है और स्लेम्स के नाल, तो वो बनता है और बाहर निकल जाता है, बनता है और बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है ग्लाकोमा में, क्या होता है, ग्लाकोमा एक अनडायग्नोस, बहुत सारे जो पेशेंट रहते हैं अनडायग्नोस बीमारी बोल सकते हैं आंखों की, और सबसे घातक बीमारी बोल रहे हैं अपन इसको। इसका कारण ये है कि इस बीमारी के द्वारा जो नुकसान आपको होता है तो रिवर्सिबल नहीं होता है। फिर से जो नजर आपकी चली गई है वो फिर से नहीं आती। तो इसको बहुत ही समझ के लेना चाहिए, रेगुलर आई चेकअप करते रहना चाहिए। और हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, या जिनको हाई नंबर का चश्मा लगता है, मायोपिक, हाई मायोपिक बोलते हैं, या कंजेनाइटल कोई डिसीज रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर में हाई रिस्क पेशेंट करके उनको पीरियडिक एग्जामिनेशन करना चाहिए, कम से कम 6 महीने में या साल भर के अंदर में, कि आपका डॉक्टर के पास जाएं, आपके अंदर का प्रेशर जो है चेक करें। और उससे प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं अंदर की जो ब्लड वेसल्स है, तो क्या होता है, जैसे अपन खेती करते हैं तो खेती के अंदर में केबल लगा रहता है, उसको बाय मीन्स ऑफ किसी भी पैर से अपन ने दबा दिया, तो जो डिजिटल पार्ट रहता है जहां से सप्लाई पानी का जाता है, तो क्या होता है, वो फसल का भाग सूख जाता है। तो ऐसे ही यहाँ रहता है, अंदर का जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं इसके अंदर में, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ने से जो रेटिना, दृष्टि पटल जो बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो दृष्टि पटल के अंदर में जो ब्लड का प्रभाव रहता है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे डैमेज होना चालू हो जाता है हाई प्रेशर की। तो हाई प्रेशर इट इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज in the intraocular pressure which damages the optic nerve that is carrying the optical sensation to the brain. occipital cortex जो हमारा मेंदू का पिछला हिस्सा रहता है, तो वहां पे आंख का हिस्सा रहता है। तो ये सब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है यहाँ से फिर केमिकल के थ्रू पीछे जाता है, तो उसकी वजह से हम इमेज एक फॉर्म जो दिखता है उसको हम देखते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर में क्या होता है कि ग्लाकोमा मोस्टली 2-3 प्रकार के हो सकते हैं इसमें। जैसा कि एक जन्मजात होता है, किसी बच्चे को इसका जो एक्वस प्रेशर बन रहा है, अंदर लिक्विड बन रहा है, वो बाहर जाने का सिस्टम उसका डैमेज है, तो बच्चों के अंदर भी ग्लाकोमा होता है। ऐसा नहीं कि ये बीमारी जो है 40 साल वालों की बीमारी है, 50 साल वालों की बीमारी है, तो उसके अंदर में कंजेनाइटल ग्लाकोमा बोलते हैं। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात ग्लाकोमा। तो उसके अंदर में
आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, तो जो पेडियाट्रिशियन है या गायनेकोलॉजिस्ट है उनको भी समझ में आता है कि भाई आंख का साइज काफी बड़ा लग रहा है, वन साइड है या बोथ साइड है, दोनों साइड है, तो क्या करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं। और ऐसे भी आजकल सीजर वगैरह होते हैं नॉर्मल डिलीवरी, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को एक कॉल रहता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जॉब रहता है वहां जाके देखे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और समथिंग इज नॉर्मल। तो ये ग्लाकोमा किसी एक एज ग्रुप की बीमारी नहीं है, ये किसी भी ग्रुप में हो सकती है। फिर क्या होता है कि एक क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा होता है, ये हेरिडिटी जो बोलते हैं वंश के हिसाब से जो चलता है, तो जेनेटिकल जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उसके अंदर में ये ग्लाकोमा भी मदर फादर को है तो बच्चे के अंदर में चांसेस बहुत ज्यादा है, यदि फादर को है तो चांसेस उसके हिसाब से कम हो जाते हैं परसेंटेज। तो एक वो कारण हो गया। हाई मायोपिया रहता है उसकी वजह से भी हो जाता है। डायबिटिक है तो उसकी वजह से भी। डायबिटीज में क्या होता है कि ऑलरेडी ये डायबिटीज जो होते हैं माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज से क्या होता है, शक्कर बढ़ेगी तो क्या होगा, कोई आदमी एकदम से दिखेगा नहीं कि 400 शक्कर है आपको या 300 है, तो वो शक्कर बढ़ने से क्या होता है कि अंदर की जो ब्लड वेसल्स रहती है उसके अंदर सब जो बहुत सारी मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स आते हैं या चेंजेस आते हैं, तो माइक्रो एंजियोपैथीज होती है। तो आपको ग्लाकोमा भी है प्लस डायबिटीज भी है, तो यू आर एट डबल रिस्क। मैंने पहले ही बताया कि हाई रिस्क पेशेंट आर मोर ससेप्टेबल एंड दे शुड हैव द पीरियडिकल चेकअप टू सेव द विजन। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, जैसे अब इसको अपन दो भाग में कर सकते हैं। 40 साल का एज लेते हैं, बच्चों वाला छोड़ देते हैं, क्या बच्चों में बहुत रेयर होता है। तो अपन जो कॉमन जो पब्लिक रहती है उसके अंदर में अपन देखें तो मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो 40 या 35 साल अभी जो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसके वजह से बीमारियां जो 40 साल में आती थी तो वो अभी थोड़ा सा 5 साल पीछे सरक गई। जैसे ब्लड प्रेशर पहले 40 साल में होता था, डायबिटीज अभी क्या है कि एज थोड़ा सा उन्होंने जल्दी वाला पकड़ लिया है, 35 का ग्रुप पकड़ लिया है, 30 का पकड़ लिया। हम जो देख रहे हैं तो अभी 20-20 साल के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर नोटिस करने में आ रहा है, हेडेक हो रहा है क्योंकि जॉब हो रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसा रहती है। तो हम बड़े ग्रुप को लेते हैं 40 साल का, तो उसमें एक क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा होता है। क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा मीन्स एक्वस जो बनता है यहाँ से सिलियरी प्रोसेस वो नॉर्मल बन रहा है, लेकिन उसको निकलने का जो पाथवे है, जैसे अपना ड्रेनेज चौक हो गया घर का बाथरूम का, तो क्या होता है कि अंदर कहीं ना कहीं रुकेगा पानी। तो जब इसके अंदर में बाहर पानी निकलता है वो सर्कुलेशन में आता है, वो बंद हो जाता है, तो अंदर में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है। तो ये पूरा जो रहता है ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ब्लड वेसल के ऊपर में प्रेशर आता है तो ब्लड वेसल जो न्यूट्रिशन रहता है रेटिना वो कम हो जाता है, रेटिना का डैमेज होना चालू हो जाता है। तो दूसरा होता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा। तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा जैसे आपको मार लग गई, उसके अंदर में आपका लेंस मटेरियल इसमें से लीक हो गया तो वो जाके फंस गया इसमें, जैसे नाली के अंदर में कुछ पार्टिकल चोक हो जाते हैं। दूसरा लेंस का साइज बड़ा हो गया अपना, उसको बोलते हैं फेकोमार्फी, कि अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस रहता है मोतियाबिंदु जैसे मोटा हो गया तो क्या होता है कि जगह ही नहीं रहती, आंख में जगह नहीं है इतनी बहुत सारी, जो कंपार्टमेंट बने हैं उतनी ही जगह है उसके अंदर में, तो फेकोमार्फी होता है। फेकोलाइटिक हो गया या ट्रामेटाइज हो गया या कोई अंदर फॉरेन बॉडी चली गई तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो क्या होता है कि एक्यूट कंजेस्टिव में तो बहुत ज्यादा पेन होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है, कभी कभी दिखने में कार्निया के ऊपर ब्लरिशनेस आती है, आंख लाल हो सकती है। तो ये तो एक्यूट कंजेस्टिव जो ग्लाकोमा होता है वो पेशेंट को समझ में आ जाता है। क्योंकि पेन ऐसी चीज है कि एक इंफॉर्मेटिव एक टर्म है वो, कि जिसको होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। फीवर किसी को भी समझ में आता है, ये वॉमिटिंग है, समथिंग एबनॉर्मल है, दिख नहीं रहा है, तो पेशेंट इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करेगा या उसका जो ट्रीटमेंट होता है होगा। अब क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा होता है, ये सबसे बड़ा घातक होता है। इसमें क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है, पता नहीं चलता है जब तक कि उसका बहुत सारा जो रेटिना है वो डैमेज हो गया है, उसको बोलते हैं विजुअल फील्ड चेंजेस। और दूसरा क्या होता है कि जब ये रेटिना डैमेज होने लगता है, रेटिना के सेल जब डैमेज होते हैं तो यहाँ पे एक कप रहता है जहां से ये स्क्लेरा, ये व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। इसके अंदर में एक वास्कुलर स्ट्रक्चर आता है कोराइड, और अंदर का जो होता है रेटिना। जब प्रेशर बढ़ता है तो इसके ऊपर भी दबाव आता है, तो ये क्या होता है कपिंग बढ़ जाती है। तो हम लोग देखते हैं प्रेशर चेक करते हैं, इसके कपिंग चेक करते हैं कि 0.3 रहता है यूजुअली जो इसका रेशियो रहता है। यदि 0.4 हो रहा है, 0.7 हो रहा है, दोनों आंख में यदि फर्क है, 0.3 आ रहा है, एक में 0.7 आ रहा है, तो ससेप्टेबल मान के चलते हैं। फिर इंट्राओकुलर प्रेशर हम सुबह का देखते हैं, शाम का देखते हैं, उसको डायरेनल बोलते हैं। अच्छा, पेशेंट को क्या होता है इसमें क्रॉनिक सिंपल में, एक तो नंबर जो लगाते हैं वो चश्मा है तो उसका नंबर बार बार बदलता है, डॉक्टर ने चेक किया उसके बाद भी बदल रहा है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि ये मिस भी हो जाता है, डॉक्टर लोग भी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बहुत सी बार इसको मिस कर देते हैं।
लेकिन पेशेंट को नोटिस में आता है कि भाई मेरा नंबर जो डॉक्टर ने दिया है कुछ समय चला उसके बाद में ये बदल रहा है, अनइजीनेस लगेगा, कंफर्ट ऑफ विजन नहीं रहता है और डिटोरेशन लगता है आपको कहीं कि मेरे को जितना दिखना चाहिए उससे कम लगता है। लेकिन तब तक वो जो पेशेंट बताने आता है तो उस समय तक क्या होता है कि काफी डैमेज आंख में हो जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसके अंदर ये है कि एक बार जो डैमेज हो गया तो फिर से वो रिवर्सिबल नहीं है। जो बचा हुआ आपकी जो दृष्टिपटल है, जो रेटिना की कैपेसिटी, उसी से ही आपको जिंदगी भर देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक तो पहले तो हम मेडिसिन से इसको ड्रॉप्स वगैरह रहती है इसके अंदर में, तो उसको 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि भाई सिंपल है, थोड़ा सा मॉडरेट है या सीवियर टाइप का ग्लाकोमा है, 3 कैटेगराइज में करते हैं। उसके बाद में विजुअल फील्ड देखते हैं। तो अभी विजुअल फील्ड के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे पेरीमीटर वगैरह आ गया है, तो विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन होता है। उसमें कुछ नहीं होता है, एक ड्रम जैसा स्ट्रक्चर रहता है और एक लाइट दिखता है, तो जैसे ही लाइट दिखता है उसको ब्लिंक करना रहता है स्विच से कि मुझे वो पॉइंट दिख रहा है। तो वो पूरा आपका जो रेटिना का फील्ड रहता है कि कौन सा पार्ट उसके अंदर में सेंसिटिव है, कौन सा पार्ट डर हो गया, तो उससे एक पूरा विजुअल फील्ड चार्ट बन जाता है। तो चार्ट से डॉक्टर को कितना डैमेज हो गया है या आगे हो सकता है, इतना प्रेशर है, तो वो समझने के अंदर में काफी आजकल ओसीटी आ गया है, नर्व फाइबर जो लेयर रहती है उसका भी हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर भी एक शर्स टोनोमीटर रहता है और दूसरे अभी नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर आ गए, पल्स टोनोमीटर आ गए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो हाई रिस्क रहते हैं, वैसे तो हम लोग जो पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में तो हमको बताया जाता है हाई रिस्क पेशेंट क्या है, एग्जाम्स होते हैं तभी एग्जामिनर्स पूछते हैं, तो एक स्ट्राइक तो होता है कि भाई इसको ग्लाकोमा हो सकता है। और यूजुअली मेरे हिसाब से मेरे यहाँ जो ट्रेंड है मेरे हॉस्पिटल में 40 के लगभग जो भी आते हैं, तो एक रूटीन एग्जामिनेशन में मैं प्रेशर चेक करना उचित समझता हूँ कि भाई एक बार अच्छे से उसकी जांच हो जाना चाहिए, ग्लाकोमा है और हाई रिस्क है, डायबिटिक है, तो उसमें तो करना ही करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर डायबिटीज वाले को ग्लाकोमा हो या जिसका नंबर ज्यादा है चश्मे का तो उसको ही ग्लाकोमा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट है। ये एक तो सृष्टि बहुत सुंदर है और इस सृष्टि के अंदर में यदि आपने मानव जीवन पाया है तो वो सबसे बड़ी एक आपकी उपलब्धि है। और ऐसे तो शरीर का कोई भी पार्ट है वो अमूल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और आंख जो है वो तो शरीर के सभी पार्ट्स में अतुलनीय है। छोटा सा स्ट्रक्चर है, हाथी आपने देखा होगा लेकिन आंख बहुत छोटी सी रहती है, लेकिन काम वही करती है। तो आंखों से एक तो रिफ्लेक्शन आता है और आंखों की जो कीमत है उसको बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लापरवाही करते हैं कि चलो क्या होगा, कुछ होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे अंदर में कोई पार्टिकल चले गया, कचरा, आंख मसलते रहते हैं। हमारे यहाँ जब आते हैं 8-8 दिन में आते हैं, जब अल्सर हो जाता है तो आंख जाने की संभावना रहती है। जो हमारे किसान भाई हैं खेती में काम करते हैं तो फंगस होने के चांसेस रहते हैं, बहुत सी बार पत्तियां लगती है, डंडियां लग जाती है, तो उसमें बुरशी रहती है जो फंगस बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो कोई सी भी रेड आई, पेन हो रहा है, पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है व्हाइट कलर का, सूजन आ रही है, तो ये साधारण सिम्टम या लक्षण अपन नहीं बोलेंगे। इसके अंदर अपने को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि कैसा है कि जो बीमारी छोटी है डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपका खर्चा हो, लेकिन डॉक्टर सलाह आपको अच्छी देगा और समय पे यदि आपके आजार का या बीमारी का निदान होगा तो आप फायदे में रहेंगे और आपके अंदर जो नुकसान है वो कम होगा। ये जो हॉस्पिटल है नागपुर नेत्रालय, इसकी बात करें कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रहता है रूटीन आई चेकअप रहता है हमारे यहाँ, फिर दूसरा मोती बिंदु होता है हमारे यहाँ ऑपरेशन, फिर ग्लाकोमा जो एक एग्जामिनेशन रहता है, विजुअल फील्ड इसका एग्जामिनेशन रहता है, रेटिनल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं और फेको सर्जरी है हमारा बेसिक। आंखों से संबंधित किसी भी व्याधि के लिए अगर किसी को आपसे परामर्श लेना है या आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे जुड़ सकता है? देखिए, मेरा वैसे गूगल आप खोलेंगे नागपुर नेत्रालय करके तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। तो उस पर क्या क्या फैसिलिटीज है, जैसे मेरा यहाँ पे जो पार्ट है मैं नहीं करता हूँ, आई एम एसोसिएट फॉर लेसिक सर्जरी विथ सम अदर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैं लेसिक सर्जन भी हूँ। तो लेसिक सर्जरी में क्या होता है, जैसे जाड़ा जो भिंग बोलते हैं या कांच बोलते हैं, तो उसको हम निकाल देते हैं एक सर्जरी से, टोपोग्राफिक चेंज करके, अंदर आंख में कुछ नहीं करते हैं, तो वो भी मैं करता हूँ। देखिए, यहाँ पे करीबन 25 साल से मेरा नागपुर नेत्रालय करके हॉस्पिटल है और निरंतर मेरे यहाँ का जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है, मेरा आप स्टार रेटिंग भी देखेंगे, आजकल लोग देखते हैं तो 4.5 एंड अबव आ रहा है, तो दैट इज वेरी गुड अप्रिशिएबल फैक्टर फॉर मी। और मेरा खुद का भी अनुभव है और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनका भी अनुभव जो मेरे से शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास आने के बाद में
मेरे पास जबलपुर, अमरावती, पेरिफेरल वगैरह, रेफरल वगैरह सब आते हैं। तो उनका जो सेटिस्फेक्शन होता है या उनकी जो बीमारी है उनको ठीक करने में जो मजा आता है, बस वही मुझे चाहिए रहता है। तो नागपुर नेत्रालय जो मंगल मूर्ति अपार्टमेंट है, अजमेरा टायर के एकदम साथ में लगी हुई बिल्डिंग है और सिन्हा पेट्रोल पंप NIT गार्डन के सामने है। तो 9:30 से 1-1:30 बजे तक हम रहते हैं, 2 भी बजता है। शाम को 5:30 से 8 बजे तक हमारा समय रहता है।